टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। देखिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड जो सिस्टम था उसके लिए यदि हम यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स देखें तो वो था सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा। यही आया था हमारे पास टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, सॉरी यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, राइट। देखिए ओमेगा एन क्या था, जीटा तो थी डैम्पिंग, ओमेगा एन क्या है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी ये था डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, और जो थीटा था वो किसके बराबर था, लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो थीटा होता है वो होता है कॉस इनवर्स ऑफ जीटा के बराबर, राइट। अब यदि हम इसके आउटकम की बात करें, इसका रेस्पॉन्स अब हम देखते हैं किस तरह से हमें रेस्पॉन्स मिलता है। ये तो हो गया हमारे पास स्टेप इनपुट जो हमने दिया था यूनिटी। इसका जो आउटकम आया था हमारे पास वो किस तरह से आया था, ये आउटकम आया था इस तरह से, हमें इसका आउटकम प्राप्त हो रहा था, ठीक है। ये आउटकम हमें प्राप्त हुआ था। तो अब हम इस आउटकम के बारे में डिस्कशन करें तो आउटकम के बारे में पहली चीज कि भाई डिले टाइम क्या होता है, यहां हम कई टाइम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला डिले टाइम क्या होता है, टीडी। तो टाइम डिले टाइम क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या है 1। तो इस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स की इनिशियल t बराबर 0 से स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स की 50% वैल्यू, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है 1, इसका 50% वैल्यू कितना होगा 0.5, राइट। इस वैल्यू तक सिस्टम को पहुंचने में कितना समय लग रहा है वो कहलाता है डिले टाइम। मतलब ये हो गया t बराबर 0, इस t बराबर 0 से 0.5 तक पहुंचने में ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम कहलाता है डिले टाइम, टी। बात आ रही है समझ में कि जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है 1, उसका 50% वैल्यू 0.5, यहां तक पहुंचने में सिस्टम को जितना समय लग रहा है वो कहलाता है डिले टाइम। इसका फॉर्मूला होता है टी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन। ये होता है डिले टाइम कि सिस्टम का जो आउटकम है उसको 50% वैल्यू तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है डिले टाइम। अब हम दूसरी टर्म देखते हैं, यहां दूसरा आउटकम हम देखते हैं कि भाई राइज टाइम क्या होता है। देखिए राइज टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए भी पढ़ा था, यहां भी हम राइज टाइम देख रहे हैं। तो राइज टाइम क्या होता है, हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड भी था,
ओवर डैम्ड भी था और अंडर डैम्ड सिस्टम भी था। ठीक है, तो इन सब के लिए हमने राइज टाइम को अलग अलग डिफाइन किया है। अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए यदि हम बात करें तो अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए हमने राइज टाइम को किस तरह से डिफाइन किया है कि जो सिस्टम है उसके आउटकम को जीरो से, ये जीरो वैल्यू हुई, इस जीरो से 100% वैल्यू तक, जीरो से 100% वैल्यू, 100% वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, राइट। 100% वैल्यू मतलब यूनिटी तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम। इस अंडर डैम्ड सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए सिस्टम के आउटकम को 0 से 100% वैल्यू तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम। दूसरा, हमने क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए राइज टाइम को डिफाइन किया कि क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए राइज टाइम क्या होता है। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए राइज टाइम होता है कि सिस्टम के आउटपुट को 5% से 95% तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम। किसके लिए? फॉर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। सिमिलरली हमने ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए भी राइज टाइम को डिफाइन किया कि यदि ओवर डैम्ड सिस्टम है तो उस ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए आउटकम को 10% से 90% वैल्यू तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम। तो अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए हमें पता है राइज टाइम किस तरह से डिफाइन है कि अंडर डैम्ड सिस्टम, सॉरी अब हम बात कर रहे हैं अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए। अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए सिस्टम के आउटकम को 0 से 100% वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा राइज टाइम। देखिए, 0 वैल्यू हुई यहां इस पॉइंट पर, 100% वैल्यू हुई यहां इस पॉइंट पर, तो इस सिस्टम के आउटपुट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो हो जाएगा राइज टाइम। दैट मीन्स ये जो टाइम होगा यहां से यहां तक का जो ये टाइम होगा ये कहलाएगा राइज टाइम, टी आर। बात आई समझ में? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। टी आर, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, राइट। ये तो रेडियन में है। एक और फॉर्मूला होता है राइज टाइम का, टी आर इज इक्वल टू 0.8 प्लस 2.5 जीटा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, इस तरह से हम राइज टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा टी, यदि थीटा दिया हुआ है, और यदि इस तरह से जीटा की टर्म में दिया हुआ है टी आर इज इक्वल टू 0.8 प्लस 2.5 जीटा अपॉन ओमेगा एन के बराबर। ये हो गया राइज टाइम। इसके बाद में एक और टर्म हम पढ़ते हैं, वो टर्म कौन सी है? पीक टाइम। देखिए ये सब टाइम है, ठीक है, तो इनकी जो यूनिट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? सेकंड। पीक टाइम, पीक टाइम की अब हम बात कर लें तो देखिए इस सिस्टम में यदि मैं इस सिस्टम के आउटपुट को देखूं तो पीक कहां कहां मिल रहा है? हमें पीक मिला एक पीक मिला हमें यहां, एक पीक मिला यहां, एक पीक मिला यहां, एक पीक मिला यहां, ये पीक हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से ये पीक आगे तक कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ये जो पीक हमें मिल रहे हैं इन पीक्स को हम बोलते हैं ओवरशूट, राइट। जो अपवर्ड डायरेक्शन में पीक मिल रही हैं, इस यूनिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक से ज्यादा हमें वैल्यूज मिल रही है उनको हमने बोल दिया ओवरशूट्स। जो एक से कम वैल्यूज हमें प्राप्त हो रही है ये कहलाती हैं अंडरशूट। ये हो गई अंडरशूट। तो पीक टाइम क्या होता है? सिस्टम के आउटपुट को पीक तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है। पीक कहां है? ये पीक है, ये भी पीक है, ये पीक है, ये भी पीक है, ये पीक है, ये पीक है। ये अब ओवर वाली पीक है या अंडर वाली पीक है ये बात अलग है। बाकी सिस्टम के आउटपुट को
पीक तक पहुंचने में, जीरो से पीक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम। जैसे यदि मैं यहां बात करूं, सिस्टम का आउटकम हो गया ये, सिस्टम का जो पहला पीक हो गया वो यहां मिला हमें, तो जीरो से ये हो गई जीरो वैल्यू, यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इस टाइम को हम बोलते हैं पीक टाइम। बात आई समझ में? पीक टाइम क्या होता है, जीरो से पीक तक पहुंचने में ये टाइम हो गया पीक टाइम। देखिए ये पीक टाइम यहां तक भी हो सकता है, ये पीक टाइम यहां भी हो सकता है, ठीक है, यहां से यहां तक का भी पीक टाइम होगा, यहां से यहां तक का भी पीक टाइम होगा, यहां से यहां तक का भी पीक टाइम होगा, यहां से यहां तक का भी पीक टाइम होगा, ये सब पीक टाइम है। यदि ये सब पीक टाइम है तो इन सब की जो वैल्यूज हैं वो भी अलग अलग मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस टीपी की वैल्यू हमें किस तरह से प्राप्त होती है। टीपी का फॉर्मूला होता है पीक टाइम इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ओमेगा डी। बात आई समझ में? एन क्या है यहाँ वो बात करते हैं। देखिए यहाँ एन है इंटीजर नंबर, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। मतलब यदि n बराबर 1, 3, 5, 7 यदि ऑड इंटीजर वैल्यूज हैं, यदि ऑड इंटीजर वैल्यूज हैं तो अब हमें पीक कहाँ मिलेंगी, ये जो ओवरशूट होंगे वो होंगी पीक, राइट, ये हो गए पीक। ओवरशूट जो मिलेंगे वो हो जाएंगे इस समय पीक। और यदि n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, इस तरह से मतलब एक इवन नंबर मिल रहा है हमें, तो इस समय जो पीक होंगी वो हो जाएंगी अंडरशूट। इस समय जो पीक होगी वो हो जाएगी अंडरशूट। मतलब यहां क्या हुआ, यदि ये n बराबर 1, n बराबर 1 पर हमें पीक मिली, ओवर पीक, ओवरशूट मिला, n बराबर 2 पर हमें अंडरशूट मिलेगा, n बराबर 3 पर फिर सेकंड ओवरशूट, n बराबर 4 पर सेकंड अंडरशूट, n बराबर 5 पर थर्ड ओवरशूट, n बराबर 6 पर थर्ड अंडरशूट, इसी तरह से प्राप्त होंगे हमें। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, n यदि ऑड हुआ तो हमें ओवरशूट्स मिलेंगे, n यदि इवन नंबर हुआ तो हमें अंडरशूट्स मिलेंगे। इस तरह से होता है ये पीक टाइम। तो यदि हम पहले पीक की बात करें, पहले ओवरशूट की यदि हम बात करें तो टीपी हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू n बराबर 1 हो गया पाई अपॉन ओमेगा डी। यदि हम इस अंडरशूट की बात करें, मतलब सेकंड पीक की यदि हम बात करें, तो टीपी बराबर n बराबर कितना हो जाएगा इस समय, अब 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। यहाँ n बराबर 3 पाई अपॉन ओमेगा डी, 4 पाई अपॉन ओमेगा डी, 5 पाई अपॉन ओमेगा डी। इस तरह से इस पीक टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। जैसे जैसे पीक चेंज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ तक पहुंचने में सिस्टम को जो टाइम लग रहा है वो भी चेंज होता जाएगा। ये तो बात हुई पीक टाइम। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट क्या होता है? देख, इसको हम ठीक है, तो पुट क्या होता है इसमें यदि हम देखें तो देखिए ये तो था हमारा स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। इस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स से सिस्टम का आउटपुट कितना ज्यादा गया, देखिए यहां सिस्टम का यदि हम बात करें, ये तो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स आना चाहिए था, लेकिन जो सिस्टम का आउटपुट है वो इतना अपवर्ड डायरेक्शन में और गया, इतना और इसने ओवरशूट बनाया, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है पीक ओवरशूट। जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है उस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स से और कितनी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसने अटेन की है, वो कहलाती है पीक ओवरशूट। तो इस समय स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स ये था, इस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स से सिस्टम के आउटकम ने इतना और मैक्सिमम वैल्यू तक गया, तो ये हो गया पीक ओवरशूट। इसका यदि हम फॉर्मूला निकालें पीक ओवरशूट, ये क्या होता है,
तो पीक ओवरशूट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एमपी दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ये होता है पीक ओवरशूट का फॉर्मूला। आप क्या करो, जैसे जैसे जीटा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये जो पीक ओवरशूट है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे यदि मैं बात करूं सबसे पहले जीटा बराबर जीरो, जीटा बराबर जीरो क्या था, जीटा बराबर जीरो मतलब कोई अपोजिशन नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि कोई अपोजिशन नहीं था तो हमें पता है सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था, राइट। ऑसिलेट किस तरह से कर रहा था कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक जा रहा था, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इस तरह से वो सर्वाइव कर पा रहा था, राइट। तो उस समय हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड था वो 1 से लेके कहां पहुंच जाता है, 2 तक। मतलब जो पीक ओवरशूट है वो कितना हो जाएगा, वैल्यू जब डबल हो चुकी है, मतलब 100% वहां ओवरशूट। ये हो गया जीटा बराबर जीरो के लिए जो पीक ओवरशूट आएगा वो जाएगा 100%। यदि हम जीटा बराबर 1 के लिए बात करें, जीटा बराबर 1 के लिए ओवरशूट क्या रहेगा, तो देखिए जीटा बराबर 1 के अंदर हमने देखा ये होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। मतलब हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से, अपोजिशन को इस तरह से बढ़ाया कि सिस्टम बिना किसी ऑसिलेशन के, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में कोई ऑसिलेशन नहीं होता है, सिस्टम बिना किसी ऑसिलेशन के खुद की स्टेडी स्टेट वैल्यू को गेन कर लेता है। ये होता है जीटा बराबर 1 पर। जब सिस्टम ने कोई ऑसिलेट ही नहीं किया, मतलब वो स्टार्ट हुआ जीरो से और कहां तक गया, केवल 1 तक, 1 से ऊपर वो सिस्टम कभी गया ही नहीं, तो क्या वहां कोई ओवरशूट होगा, वहां कोई ओवरशूट नहीं होगा। परसेंटेज एमपी पीक ओवरशूट हो जाएगा 0, राइट। इसी तरह से यदि मैं जीटा की वैल्यू है 0 से 1, मतलब अब सिस्टम क्या था, ये तो था क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ये हो गया अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इस समय जो पीक ओवरशूट रहेगा वो 0 से 100% के बीच रहेगा, ना ही तो 100% डबल की इसमें वैल्यू, ना ही 0 की, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्या जीटा ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सा सिस्टम हो गया, ओवरडैम्प्ड सिस्टम। क्या इस ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें कोई पीक ओवरशूट मिलेगा, तो हमें यहाँ भी पीक ओवरशूट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पीक ओवरशूट क्या था, मैक्सिमम वैल्यू से कितना, जो स्टेप इनपुट है, इनपुट से कितना मैक्सिमम वैल्यू तक गया है। तो हमें पता है कि जो ओवरडैम्प्ड सिस्टम है उस ओवरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है और स्लगिश रेस्पॉन्स धीरे 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 1 की तरफ अप्रोच कर जाता है, वो 1 से कभी भी खुद की वैल्यू को ज़्यादा नहीं करता है। तो यहाँ भी हमें कोई ओवरशूट नहीं मिलेगा। तो ये डिस्कशन हुआ पीक ओवरशूट का। मतलब जैसे जैसे आपने डैम्पिंग की वैल्यू को इंक्रीज किया, जो पीक ओवरशूट है उसकी वैल्यू धीरे 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 रिड्यूस होती गई। ठीक है, इस समय यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। कभी वो क्या करता है, पीक ओवरशूट दे देता है, पूछ लेता है डैम्पिंग कितनी होगी, तो डैम्पिंग का फॉर्मूला हो जाएगा जीटा इज इक्वल टू माइनस ln, ध्यान रखना मैं ln की बात करता हूं, परसेंटेज एमपी अपॉन 100 होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस ln परसेंटेज एमपी अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है यहाँ से जीटा, कि यदि आपको पीक ओवरशूट दिया हुआ है तो हम जीटा की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ पीक ओवरशूट का। एक टर्म और होती है टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो टर्म क्या है, अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है यहाँ से जीटा, कि यदि आपको पीक ओवरशूट दिया हुआ है तो हम जीटा की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ पीक ओवरशूट का। एक टर्म और होती है टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो टर्म क्या है,
सेटलिंग टाइम। देखिए हमने सेटलिंग टाइम पढ़ा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ हमने दो क्राइटेरिया पढ़े थे, ध्यान है, एक तो था 2% क्राइटेरिया और एक होता है 5% क्राइटेरिया। 2% क्राइटेरिया में क्या होता है, सिस्टम का जो आउटकम होता है वो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स से 2% कम होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तक पहुँचने में सिस्टम को कितना आउटकम लगता है, कितना टाइम लगता है, 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर। और एक होता है 5% क्राइटेरिया। इस 5% क्राइटेरिया में सिस्टम, मतलब 5% क्राइटेरिया में क्या होता है, सिस्टम का जो आउटकम होता है वो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स से 5% कम होता है। यहाँ तक पहुँचने में जो सिस्टम को टाइम लगता है वो होता है 3 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है सेटलिंग टाइम, 4 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट। यदि आपको टॉलरेंस बैंड दिया हुआ है 2% टाइम कांस्टेंट 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, सॉरी सेटलिंग टाइम 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और यदि आपको 5% क्राइटेरिया दिया हुआ है तो वहाँ सेटलिंग टाइम हो जाएगा 3 टाइम कांस्टेंट के बराबर। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम जो रूट होंगे उससे हम डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से टाइम कांस्टेंट प्राप्त। बात आ रही है समझ में। तो इस तरह से हमारे पास 5 टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन थे। डिले टाइम था, डिले टाइम क्या होता है, 0 से 50% वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है डिले टाइम कहलाता है। राइज टाइम क्या होता है, 0 से 100% वैल्यू फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम कितना टाइम लग रहा है, राइज टाइम होता है। क्रिटिकली डैम्ड के लिए 5% टू 95% और ओवर डैम्ड के लिए 10% टू 90%, राइट। इसका फॉर्मूला हमने देखा। पीक टाइम क्या होता है, पीक तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है। अब पीक अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो यदि ओवरशूट्स हैं तो n होगा ऑड नंबर, यदि अंडरशूट हैं तो n हो जाएगा इवन नंबर। यदि n ऑड नंबर है ओवरशूट, n इवन नंबर हो गए अंडरशूट, राइट। इसके बाद में हमने देखा पीक ओवरशूट क्या होता है। पीक ओवरशूट क्या होता है, जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है उससे कितना मैक्सिमम वैल्यू तक गया है सिस्टम का आउटकम, वो कहलाता है पीक ओवरशूट। तो हमने देखा अनडैम्ड सिस्टम के लिए सिस्टम का जो आउटकम होता है वो 100% वैल्यू से गेन कर जाता है। वहाँ जो आउटकम था 1 से 2 पर पहुंच जाता है, मतलब जो पीक ओवरशूट है वो 100% वैल्यू को गेन कर गया। ये हो गया पीक ओवरशूट। फॉर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम और ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए हमारे पास कोई भी पीक ओवरशूट प्राप्त नहीं होता है, क्यों, सिस्टम बिना किसी ऑसिलेट करे स्टेट वैल्यू को गेन कर लेता है। ये हो गया पीक ओवरशूट। इसके बाद में होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है कि 2% टॉलरेंस बैंड है, मतलब स्टडी स्टेट जो आउटकम है उससे यदि 2% आउटकम वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया टाइम कांस्टेंट 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर। और यदि 5% से वेरी कर रहा है, 5% कम है, तो हो गया 3 टाइम कांस्टेंट के बराबर। इस तरह से हम इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए इन सब टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो हम देखते हैं अब। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s इज इक्वल टू k अपॉन s इंटू एस प्लस 1, ठीक है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, g ऑफ s दिया हुआ है k अपॉन s इंटू एस प्लस 1। इसने क्या बोला, हमने k की वैल्यू को इस तरह से वेरी किया है कि जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम हो जाता है। k की वैल्यू को हम इस तरह से चेंज किया कि जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम हो जाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके रूट क्या रहेंगे, बात आई समझ में। एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। k की वैल्यू को मैंने चेंज इस तरह से किया कि जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम हो जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट क्या रहेंगे, तो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्या हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया हमारे पास g ऑफ s अपॉन 1 प्लस जी एच, g ऑफ s k इंटू एस प्लस इंटू एस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यूनिटी फीडबैक है, h की वैल्यू हो गई 1, यह आ गया k इंटू एस प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k अपॉन
एस इंटू एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। एस इंटू एस प्लस वन से एस इंटू एस प्लस वन हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन प्लस के, राइट। तो यहाँ से यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के उसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम जीरो के बराबर कर दें तो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये डिनोमिनेटर पार्ट हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को हमने जीरो के बराबर, राइट। यहाँ से इक्वेशन आ गई एस स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब इसने क्या बोला कि जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। मैंने के की वैल्यू को इस तरह से चेंज किया कि जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यदि सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा तो इसके लिए जो जीटा है वो कितना हो जाएगा, वन के बराबर। तो यदि मैं इस सिस्टम से जीटा की वैल्यू को निकाल लेता हूँ और वो वन के बराबर रख देता हूँ तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके लिए चीज़ और हम साइड में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास कोई एक इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर हमें इसी तरह से इक्वेशंस प्राप्त होंगी। सेकेंड ऑर्डर है एस की पावर हो गई टू, इसको हम हमारी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करें, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना हमने दोनों ही जगह एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना लिया है, यूनिटी। तो यदि कोई इक्वेशन इस तरह से इस फॉर्म में है एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको यदि हम हमारी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। दैट मीन्स ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ सी के बराबर। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ सी के बराबर। और टू जीटा ओमेगा एन किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया बी के। तो ओमेगा जीटा किसके बराबर हो गया, बी अपॉन टू ओमेगा एन और बी अपॉन टू ओमेगा एन हो गया अंडर रूट ऑफ सी। तो यदि हमें इक्वेशन दी हुई है एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, तो क्या हम यहाँ से जीटा निकाल सकते हैं, जीटा हो जाएगा बी अपॉन टू रूट सी, राइट, और ओमेगा एन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी। तो यदि मुझे इक्वेशन दी हुई है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हम यहाँ से ओमेगा एन निकाल जाएगा अंडर रूट ऑफ के बराबर। यदि मैं यहाँ से कंपेयर करूँ दोनों को, ओमेगा एन, ठीक है, ओमेगा एन हो गया अंडर रूट ऑफ सी, एस स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, वन। यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करें, बी बराबर हो गया वन, सी बराबर हो गया के, ओमेगा एन हो गया अंडर रूट ऑफ के। सिमिलरली जो जीटा है वो कितना होता है, बी अपॉन टू रूट सी, बी हो गया वन, टू रूट सी हो गया रूट के। कोई दिक्कत, हमने इसको यहाँ अप्लाई किया बस, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, बी की वैल्यू हो गई वन, सी की वैल्यू हो गई के बराबर। तो जीटा आ गया वन अपॉन बी अपॉन टू रूट सी, बी वन के बराबर टू रूट सी रूट के, ठीक है। हमें इसने क्या बोला है कि जो जीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि सिस्टम उसने बोल दिया क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। देखिए यदि मैं अब इस के की वैल्यू को चेंज करूं तो के की वैल्यू चेंज होने से जीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब हमने के की वैल्यू को चेंज करने से सिस्टम की जो डैम्पिंग है उसको चेंज कर दिया। सिस्टम को हमने क्रिटिकली डैम्प्ड भी बना दिया, या ओवर डैम्प्ड भी बना दिया, या फिर हमने उसको अंडर डैम्प्ड भी बना दिया। तो के यदि इस तरह से मैंने चेंज किया कि जो सिस्टम है वो कौन सा हो जाता है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यदि ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, वन के बराबर। यदि यहाँ से इसकी वैल्यू वन के बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो के है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो यदि सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/4 के बराबर फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब यदि के की वैल्यू 1/4 के बराबर है तो क्या हम यहाँ से रूट निकाल सकते हैं। रूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं या पोल फाइंड आउट कर सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के की वैल्यू हमने पुट की 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, एस प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
0, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 कॉमा -1/2, क्योंकि हमें पता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो रूट होते हैं वो दोनों रियल हैं, यहाँ से दोनों रूट हमें रियल मिल रहे हैं और दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, ये भी -1/2 है और ये भी -1/2 है। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।